तो अब क्या होता है, किस चॉइस, किस काउंट में फाइनल रिजल्ट? अभी तक जितने रिजल्ट हुए हैं पिछले 6-7 चुनाव के, वो सेकेंड राउंड तक में ही लोग जीत हासिल कर लेते। पिछली बार तीसरे राउंड तक भी पिछली बार पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है, तो वही 3 तक गया है, यही है। मान लीजिए 3 तक भी जा सकता है, तीसरा चॉइस भी काउंट हो सकता है। तो ये खूबसूरती है इस चुनाव की। खूबसूरती है और इतना जटिल प्रक्रिया है, फिर भी आप आश्वस्त हैं अपने जीत को लेकर। क्या राज है प्रोफेसर साहब? हम बार बार कह रहे हैं कि राज इतना ही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में भी हम आगे हैं और सेकेंड प्रेफरेंस में भी हम आगे हैं, थर्ड प्रेफरेंस भी में भी आगे हैं। इसलिए हम आश्वस्त हैं। ऐसे हमारा अपना भरोसा निजी है कि थर्ड तक जाने की स्थिति नहीं बनेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के चुनाव के वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। कैसे स्नातक क्षेत्र के चुनाव की वोटों की गिनती होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर विजय कुमार जी। क्योंकि ये आम चुनाव की तरह नहीं है कि ईवीएम से वोटिंग हुई और वोट गिन लिए गए कुछ ही मिनटों में। ये अलग तरीका है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है और इसमें प्रेफरेंशियल वोट देने का अधिकार होता है वोटर को। यानी एक चुनाव क्षेत्र में अगर 16 उम्मीदवार हैं तो 15 वोट देने का अधिकार होता है कैंडिडेट को, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अब हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है, क्योंकि जन सुराज के कर्ता धर्ता भी हैं, ये जन सुराज के फाउंडर मेंबर हैं। तो इनसे बात करें। प्रोफेसर साहब, अभी जो चुनाव हुआ है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का, उसमें उसका अभी वोटों की गिनती हो रही है। क्या उम्मीद है? आप तो वहाँ गए भी थे कैंपेन करने, आपकी पार्टी की क्या हालत? देखिए, पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो मेरा मन और विश्वास कह रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे। और जहाँ तक चुनाव की पद्धति का सवाल है, चुनाव जीतेंगे ही कैसे मन कह रहा है? कोई आधार तो होगा ना। देखिए, चुनाव की जो पद्धति है उस पद्धति में आम तौर पर देखा गया है कि हर बार चुनाव का फैसला फर्स्ट चॉइस से नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तो दूसरे और तीसरे चॉइस से फैसला हुआ है। तो हमारे उम्मीदवार को फर्स्ट चॉइस भी मिला है सबसे ज़्यादा और सेकंड चॉइस भी मिला है सबसे ज़्यादा। थर्ड चॉइस भी अगर दिया गया होगा तो वह भी मिला है। ये मेरा अपना आकलन है। वोटों का गणित क्या बदल गया था इस चुनाव में? वहाँ तो हमेशा जेडीयू जीतता रहा है। जेडीयू जिन लोगों को लेकर जीतता रहा है उसमें से एक बड़ा तबका है, वो है विनायक गौतम का। तो वो 95% से ज़्यादा लोगों ने विनायक गौतम को वोट किया है। ये पहले लोग देते थे देवेश चंद्र ठाकुर को। तो एक बड़ा घाटा उनको इस लेवल पर हुआ है। जनसुराज का जो अपील है उस हिसाब से दूसरे अन्य जो सामाजिक समूह हैं उसमें से भी वोट जनसुराज को मिला है। बिहार को बदलने से जुड़ा हुआ सवाल जिन लोगों को अपील किया है वो लोग भी क्षेत्र में सक्रिय देखे गए और वोट के दिन भी वो बूथों पर आए। जनसुराज के साथ उन्होंने अपनी एकजुटता प्रदर्शित किया। प्रशांत किशोर वहाँ जम गए थे, पूरी ताकत झोंक दी थी, उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। उपचुनाव में तो हार गए चारों जगह, तो उसका असर दिख रहा है क्या? हमको लगता है प्रशांत किशोर जी की जो कार्य पद्धति है उसमें पूरी ताकत झोंक देंगे या कम ताकत झोंकेंगे, ये आकलन ही सही नहीं है। सही आकलन ये है कि वो सुबह 5 बजे से रात के 2 बजे तक काम ही करते रहते हैं और आम दिनों में भी करते हैं। तो वहाँ भी वो कर रहे थे, उसी अंदाज में थे जमे हुए। तो कोई भी व्यक्ति जो पार्टी का अगुवा हो, नेतृत्व कर रहा हो और इतना समय दे रहा हो क्षेत्र में, तो जाहिर है कि क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना, उनको निर्देशित करना या उनके सलाह मशवरे को सुनना फिर उसको लागू करना एक बड़ा काम हो जाता है। तैयारी भी बहुत थी ना। कहा जा रहा है कि हर बूथ पर लंगर लगा हुआ था, मतलब लोगों वोटरों के खाने पीने की व्यवस्था थी। हर मुखिया को गाड़ी दिया गया था, हर मुखिया के पास 3-3 गाड़ियाँ थी।
हर कैंडिडेट उनको गाड़ी दे रहा था कि भाई, तो कोई मुखिया का परिवार एक गाड़ी पे घूम रहा है, तो किसी गाड़ी पे बेटा घूम रहा है, किसी गाड़ी पे मुखिया जी घूम रहे हैं, तो मुखिया जी लोगों की बड़ी चांदी थी। देखिए, हम लोगों ने जो इंतज़ाम देखा, हमने अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए और वोटर को बूथ तक लाने के लिए थोड़े साधन की व्यवस्था जरूर की थी, और वो करना जरूरी भी होता है, हर चुनाव में करना पड़ता है। इसके अलावा मुखिया जी को गाड़ियाँ मिल गई थीं, तो बहुत सारी पार्टी के लोग भी तो वहाँ काम कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि उसमें से किस मुखिया जी को किसने दिया, कितनी गाड़ियाँ दी। हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हम लोगों ने एज सच मुखिया जी कह के कोई गाड़ी नहीं दी किसी को। लेकिन आपको लगा ना, आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं, ऐसा चुनाव कभी देखा था अपने जीवन में, स्नातक का चुनाव विधान परिषद था? ये चुनाव एक तरह से नए जागरण की तरह हो रहा था, और उसमें हो सकता है जनसुराज की बड़ी भूमिका हो, क्योंकि जनसुराज ने पूरी ताकत अपनी लगाई थी। इसकी जो अपनी बौद्धिक, सामाजिक और कार्यकर्ता के स्तर की ताकत थी, वो पूरी ताकत वहाँ लगी हुई थी। इससे इनकार करने की ज़रूरत नहीं। हम चुनाव लड़े हैं, हिम्मत से लड़े हैं, मजबूती से लड़े हैं, इसलिए आत्मविश्वास कह रहा है कि हम जीतेंगे। तो आप चुनाव जीत जाएंगे तो 4 विधानसभा सीटों पर जो हार हुई है वो सब मेकअप हो जाएगा? दोनों की तुलना करने की क्या ज़रूरत है? उसको इस रूप में देखिए कि 4 चुनाव जो उपचुनाव हुए, वो 2 कारणों से, एक तो यह कि हमको कानूनी रूप से भी 2025 में जो मुकाबला करना है, उसके लिए उस 4 चुनाव को लड़ना ज़रूरी था हमारे लिए। दूसरा कि हमको पहले ही तैयारी में, पहले ही कोशिश में अमूमन 10% वोट मिला है। 4 सीट पर आप लड़ गए हैं, 10% वोट जोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक सीट पर जेडीयू लड़ा तो कैसे जोड़ेगा वो? उसका परसेंट बढ़ जाएगा। हम तो 10 ही % की दावेदारी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 10% हमको वोट मिला है, तो 100 में से 10 हम हैं, इतना तय हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव लड़ते हैं तो 1%, 1.5% वोट उनकी पार्टी को मिलता है। मुकेश सहनी लड़ते हैं तो 1.5% वोट मिलता है, और आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को 10% वोट। हम तो गिना रहे हैं कि चारों क्षेत्र का वोट जोड़ लीजिए, 70,000 से ज़्यादा हमको। अकेली पार्टी थी, 4 विधानसभा सीट पर लड़ी, इसलिए 10% दिखाई दे रहा है प्रोफेसर साहब। रूप से हम 243 जब लड़ेंगे तो क्या होगा? उस हिसाब से भी हम कह रहे हैं आपको कि हम 10% पर इन 4 क्षेत्रों में गए हैं। 243 भी लड़ेंगे तो 10% रहेंगे। हम तो 243 10% के लिए थोड़े लड़ रहे हैं। बिहार की सत्ता कैसे बदलेगी और वो बिहारियों के साथ कैसे खड़ी होगी, हमारी कोशिश ये है, और हम पूरी सत्ता के दावेदारी से उतर रहे हैं चुनाव में। इसलिए 243 के चुनाव में हम 10 पर क्यों रहेंगे? हिम्मत टूटी नहीं है। 4 सीटों पर लड़े, एक भी सीट नहीं जीत पाए, और अब सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं अभी भी। हिम्मत की बात अगर आप कहेंगे तो हिम्मत अगर टूट गई होती तो धारा के विपरीत फैसला ही नहीं लेते हम लोग। धारा के विपरीत जाकर हम लोगों ने, हम जानते हैं कि बिहार में 2 ही धारा है, उस धारा में अपनी धारा को खड़ा करने की कोशिश, यही तो हमारी हिम्मत है। इसलिए हिम्मत कैसे हारेंगे? हिम्मत है, पूरी हिम्मत के साथ हम लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। तिरहुत चुनाव पर बात करते हैं। तिरहुत का स्नातक चुनाव के वोटों की गिनती हो रही है। ये आम चुनाव की तरह तो होता नहीं है चुनाव, इसके वोट भी बैलेट से डाले जाते हैं, गिनती का तरीका भी अलग है। जरा समझाइए हमारे दर्शकों की कैसे गिनती होती। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, इस सब चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव होता है, जिसको प्रेफरेंशियल वोट सिस्टम कहते हैं। तिरहुत में 18 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई, तो बच गए 17। अब ये 17 के वोट जो डाले गए हैं, तो पहले राउंड में जो भी व्यवस्था वहाँ बनी होगी कि एक बार में अगर एक बूथ पर 1000 निकालना होगा तो उस तरह से किया होगा। वहाँ बोना है जैसे 20,000 वोट का निकाला गया और 20 बक्सा बना दिया गया है, तो 20 जगह पहले गिनती होगा कि 1 नंबर वोट इन 17 में किसको किसको कितना मिला है, वो गिनती हो गई। जो नीचे से होगा उसको एनिमिलेट किया, तो सबसे कम होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाए।
वो एनिमुलेट होता जाएगा और उसके बैलेट में 2 नंबर जिसको मिला होगा वो उसमें जुड़ता चला जाएगा। ओके, दूसरा सेकंड चॉइस जो होगा उसके वोट में 2 नंबर का वोट सेकंड चॉइस जिसके लिए भी होगा वो उस कैंडिडेट का 1 नंबर बन जाएगा। और इस तरह से करते हुए, एनिमुलेट करते हुए जब हम 2 पर पहुंचेंगे तब भी हमारे सामने एक पैरामीटर होगा। वो पैरामीटर है कि टोटल जितने पोल हुए उसका आधा +1 जीत के लिए जरूरी है। जीत के लिए ज़रूरी है। और ये तब तक हम चलाते रहेंगे, प्रेफरेंस को देखते रहेंगे जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे। तो ये तो बहुत लंबा भी खींच सकता है। खिंच सकता है जब तक नतीजा नहीं आए, 1 वोट से आगे ना हो को तब तक तो प्रेफरेंशियल वोट को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। और वो प्रेफरेंस 17 तक चला जाएगा। इसमें क्या मैंने जो कहा वो सही है कि इसमें हर कैंडिडेट को वोटर को 16 वोट देने का यहाँ अधिकार है, क्योंकि 17 उम्मीदवार थे मैदान में। 16 प्रेफरेंस देने का अधिकार, प्रेफरेंस जी, 16 चॉइस देने का हक है, वो देंगे। आमतौर पर क्या होता है, किस चॉइस किस काउंट में फाइनल रिजल्ट? अभी तक जितने रिजल्ट हुए हैं पिछले 6-7 चुनाव के, वो सेकेंड राउंड तक में ही लोग जीत हासिल कर लेते। पिछली बार तीसरे राउंड तक भी, पिछली बार पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है, तो वही 3 तक गया है, यही है। मान लीजिए 3 तक भी जा सकता है, तीसरा चॉइस भी काउंट हो सकता है। तो ये खूबसूरती है इस चुनाव की। खूबसूरती है, और इतना जटिल प्रक्रिया है, फिर भी आप आश्वस्त हैं अपने जीत को लेकर। क्या राज है प्रोफेसर साहब? हम बार बार कह रहे हैं कि राज इतना ही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में भी हम आगे हैं और सेकेंड प्रेफरेंस में भी हम आगे हैं, थर्ड प्रेफरेंस भी में भी आगे हैं। इसलिए हम आश्वस्त हैं। ऐसे हमारा अपना भरोसा निजी है कि थर्ड तक जाने की स्थिति नहीं बनेगी। एक सवाल बहुत निजी है, शायद आप जवाब देना चाहेंगे कि नहीं। ये आरोप लगता रहता है, मैं भी फील्ड में जाता हूँ, कि आईपैक हावी है जनसुराज के नेताओं पर, वो कंट्रोल करता है अपने हिसाब से नेताओं को। आपको लगता है कि नेता ये पसंद करेंगे कि उनको एक आईपैक जैसी संस्था कंट्रोल करे, निर्देशित करे? देखिए, उसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आईपैक को एक आदत है व्यवस्थित तरीके से काम करने का, तो सर्टेन जिम्मेदारी आईपैक के जिम्मे दी जाती है। कुछ सर्वे कराना है तो आईपैक करा लेता है, कुछ मीटिंग्स आयोजित करने हैं तो आईपैक करा लेता है। ये है स्थिति। अभी हुआ क्या है कि पार्टी लीडरशिप जब तक उस तरह से ग्रोन अप नहीं हो जाता है तो पार्टी बन गई है, पार्टी को चलना भी है। अध्यक्ष हमारे अभी तय हो गए हैं, तो पार्टी को अगर चलना है तो अनुशासन के लिए और जो व्यवस्थित काम के लिए, इस अर्थ में आईपैक का अपना रोल है। लेकिन जहाँ तक पार्टी एज होल, तो मेरी समझ है कि उस पर काम चल रहा है और उम्मीद रखिए कि पार्टी का सिस्टम सामने आ जाएगा। उपचुनाव में मैंने देखा था कि लोकल लेवल के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, कहीं फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रहे थे, केवल आईपैक के लोग नजर आ रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि आपके पार्टी का नेता कौन है जो लीड कर रहा है। देखिए, अभी तो नेता हैं, सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। एक नेता से तो काम चलेगा नहीं। नेतृत्व वर्ग है। जैसे हमने अभी तिरहुत में कुछ साथियों को जिम्मा दिया था, उसको नाम लेने की जरूरत नहीं है। तक के चुनाव में आपने जिम्मेवारी दी थी, लेकिन ये उपचुनाव में नहीं दिखा। हाँ, पिछले चुनाव में कुछ जिम्मेदारी तब भी बटी थी। जैसे जानकारी के लिए दें आपको कि प्रत्येक विधानसभा में 30 से 35 लोगों की एक समिति बनी हुई थी, उसके प्रभारी भी तय थे। और उसी तरह से हमने स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की थी। तो पार्टी अभी एक रूप हुई नहीं है, एक टीम के रूप में पार्टी बैठी नहीं है, काम नहीं कर पाई। उस समय का दबाव भी था, तो उस रूप में वो दिखा नहीं आपको। लेकिन पार्टी व्यवस्था गई थी, वहाँ बंटवारा हुआ था काम का। तो आगे देखिए, हमको लगता है कि इसको आना चाहिए, इसके बगैर तो पार्टी चलेगी नहीं। प्रोफेसर साहब को उम्मीद है कि पार्टी के काम करने के तौर तरीके में समय के साथ बदलाव आएगा। वैसे भी खबर है कि प्रशांत किशोर हर जाति के बड़े चेहरे की खोज में हैं,
लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि वो दागदार चेहरे को नहीं ले सकते। उनकी मुश्किल ये है कि जो पार्टी की नीति सिद्धांत उन्होंने संविधान बनाया है उसको ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार तय करते हैं, नेता तय करते हैं। इसलिए थोड़ा मुश्किल उनकी है कि किसको लें किसको नहीं लें, और बिना बड़ा चेहरा के पार्टी को आगे ले जाना, व्यवस्था परिवर्तन कर देना थोड़ा मुश्किल काम है। आपको ये डिबेट अच्छा लगे तो खूब शेयर करिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर साहब थे और हर विषय पर बारीकी से इन्होंने जानकारी दी है।